नमस्कार साथियों, यूआरएस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम सर आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल के वीडियो लेक्चर में जनसंख्या वितरण जो है पढ़ाया था, आज हम जनसंख्या संक्रमण के जो सिद्धांत हैं उसको बताएंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में हम माल्थस का सिद्धांत और कार्ल मार्क का सिद्धांत है उसको बताएंगे, जहाँ से प्रश्न हर बार नेट में पूछे जा रहे हैं। मैंने अपने एग्जाम को पहले ही बता दिया है कि नेट को टारगेट किया है, जेआरएफ को, टीजीटी, पीजीटी को। जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हैं, सभी बड़ी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनता है। आप सभी वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखेंगे और हमारे बताए गए सिद्धांत एवं थ्योरी को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मैं वही चीज पढ़ा रहा हूँ जहाँ से प्रश्न 100% आना है। अभी मैं आपको यहाँ क्लियर भी करूंगा कि कौन से प्रश्न आपको बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। हमारा आज का टॉपिक है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। आज का टॉपिक है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। 30/4/2026। प्रकरण है जनसंख्या संक्रमण। सर एक बार देखिए, ऊपर वाला उसमें दिखाई दे रहा है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, आज हम लिख रहे हैं टॉपिक है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। पहले तो आप बड़ी कक्षा में हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि आपको पता होगा, लेकिन मैं संक्रमण को थोड़ा डिफाइन कर देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। संक्रमण की दशा जनसंख्या में उसे कहते हैं जब कोई परंपरागत समाज कृषि एवं पशुपालन से उठ करके धीरे धीरे विकसित होकर के एक औद्योगिक एवं विकसित या फिर नगरीय शहर में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? संक्रमणकालीन अवस्था कहते हैं। फिर समझिए, जब कोई एक औद्योगिक समाज जब कोई एक पशुपालक एवं परंपरागत समाज या कृषि आधारित समाज धीरे धीरे विकास करके एक औद्योगिक एवं नगरीकृत समाज में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? संक्रमणकालीन अवस्था कहते हैं। जब कोई समाज विकसित होता है तो विकसित होने पर उसकी प्रवृत्ति पूरी तरह बदल जाती है, उसके शौक बदल जाते हैं, उसके रहने का तरीका बदल जाता है, जीवन यानी लाइफ स्टाइल पूरी तरह बदल जाती है। प्रजनन करते जो बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति होती है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। इसी कारण विकसित देशों में क्या होती है? जनसंख्या की जो दर होती है निम्न होती है। उम्मीद है कि आपको संक्रमण का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके मूल भावना पर, क्या कहना चाहता है सिद्धांत। देखिए, पहली बात तो प्रतिपादक कौन थे? प्रतिपादक, ये स्टार कर ली थी, पूछा गया प्रश्न है। नेट पीवाईक्यू में एक प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रतिपादक, थॉम्सन और मोटेस्टीन। ये दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थॉम्सन ने किया था 1929 में, मोटेस्टीन ने किया था 1945 में। कभी कभी आपको यह ऑप्शन मिलेगा, जब यह नहीं रहेगा तब। जब भी ऑप्शन में आपको ये मिले तो आप जो है यहाँ पर सीधा लिखिएगा 1945। अधिक बार विकल्प में यही आपको मिलता है। जब ये ना मिले तब आप इसको लगाइएगा। नाम भी ज्यादातर जो है मोटेस्टीन का ही मिलता है, इनका कम मिलता है। कभी कभी दोनों का साथ मिलता है। तो जैसे विकल्प रहेगा आप देख लीजिएगा, वैसे आप उत्तर कीजिएगा।
इसको घोट कर पी जाइए। बार बार परीक्षा में पूछता है। नेट की परीक्षा में कभी कभी ऊपर से पूछ लेता है, कभी कभी कॉन्सेप्ट जाता है अंदर तक, तो हम दोनों बता दे रहे हैं आपको। अब देखिए जरा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। एक चीज और लिख लीजिए, नोटिस की संकल्पना में, पहले मैं वो चीजें लिखवा देता हूँ ना। नोटिस टीम की संकल्पना में, संकल्पना यानी सिद्धांत में संशोधन श्रीवार्था ने किया था। किसने किया था? श्रीवार्था ने किया था। यह प्रश्न भी बना है, ध्यान रखिएगा, जितने भी लिखा रहा हूँ सब प्रश्न बने हुए हैं, घूम घूम के पूछते हैं। आप पिछले 10-15 साल के जब नेट का PYQ लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा सारी चीजें। अब देखिए हम आते हैं अपने सिद्धांत पर। ये चीज और लिख लीजिए, सिद्धांत यूरोप, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया पर आधारित है। यह सिद्धांत यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पर आधारित है। ये थी इस सिद्धांत की बेसिक जानकारी जो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि प्रश्न यही से बन जाते हैं ऊपर ऊपर। अब हम चलते हैं कोर कॉन्सेप्ट पर। एक मिनट। यस, हमारा कोर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो जनसंख्या संक्रमण है ये 4 अवस्थाओं से गुजरता है। तो जो थॉमसन एंड नोटेस्टिन थे, इन्होंने संक्रमण की, जनसंख्या संक्रमण की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? इन्होंने जनसंख्या संक्रमण की 4 स्टेज यानी अवस्था बताई थी। पांचवी अवस्था को कोलिन क्लार्क ने, पांचवी अवस्था को कोलिन क्लार्क ने आर्थिक विकास के आधार पर आर्थिक विकास के आधार पर बताई। अब आपसे प्रश्न यहाँ बनेगा, पांचवी अवस्था को किसने बताया था? फिफ्थ। पांचवी अवस्था, पांचवी व्यवस्था को किसने बताया था? कोलिन क्लार्क ने पांचवी व्यवस्था दी थी। और थॉमसन एवं नोटेस्टिन ने ये 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन कितनी? जनसंख्या संक्रमण की 4 अवस्था बताई थी। अब यहीं से मेन खेला शुरू होता है। अब ध्यान से आप समझेंगे चारों अवस्थाओं को।
अवस्था, अवस्था, अवस्था के बाद इधर लिखिए जन्म दर, मृत्यु दर, अवस्था, जन्म दर, मृत्यु दर, वृद्धि दर, वृद्धि। अब आ जाएगी पहली अवस्था। अवस्था कौन सी? पहली। पहली अवस्था में होता क्या है, एक चीज देखिए, जब पहले लिख लीजिए तब समझाते हैं। पहली अवस्था में, इसको पहली अवस्था की अवस्था पहली है, इसमें जन्म दर क्या होता है? उच्च होता है, उच्च। मृत्यु दर क्या होती है? उच्च होती है। आप ऐसे ग्राफ बना के लिखेंगे नहीं तो आपको एक ही शब्द बार बार लिखना पड़ेगा। पहली अवस्था में जन्म दर उच्च, मृत्यु दर उच्च, वृद्धि दर क्या होगी? न्यूनतम हो, अति न्यून होगी, अति न्यून, यानी ना के बराबर कर सकते हो, ना के बराबर। अब पहली अवस्था को हम समझते हैं यहाँ से। दरअसल क्या है कि जब कोई समाज या देश पहली अवस्था में होता है, वह विकास की अपने प्रारंभिक अवस्था में रहता है, मतलब विकास बिल्कुल नहीं रहता, एकदम पिछड़ा रहता है। परंपरागत समाज रहता है, पशुपालक समाज रहता है, कृषि आधारित समाज रहता है, सिर्फ खाने पीने की चीजें होती हैं, दवाइयाँ या फिर कोई हेल्थ इश्यू हो जाए, इन सब के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। इस पहली अवस्था में क्या होता है कि बच्चे को ज्यादा पैदा करते हैं। क्यों पैदा करते हैं? क्योंकि उस समय समाज विकसित नहीं रहता है। जब समाज विकसित नहीं रहता है तो विभिन्न प्रकार के क्या नाम है, ना तो दवाई वाई की व्यवस्था रहती नहीं है। उस समय होता क्या है कि समाज चाहता है कि हम अत्यधिक बच्चे पैदा करें, क्योंकि हमारे पास दवा तो है नहीं, हमारे बच्चे मर जाएंगे। अगर हम 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उसमें तो 2 ही 4 तो बचेंगे, काफी तो मर जाएंगे। इसीलिए इस अवस्था में क्या होता है, जन्म दर उच्च होता है, और दवा के अभाव यानी सुविधाओं के अभाव में मृत्यु दर भी उच्च रहती है। जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा है, दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, इसीलिए इस अवस्था में वृद्धि दर क्या होती है? न्यूनतम होती है। ठीक, अब हम दूसरी अवस्था पे चल रहे हैं। पहली अवस्था में खाद्यान्न का संकट, दवाई मैंने सब बता दिया है। दूसरी अवस्था, इसमें जो चीजें मैंने बताई है, बोली है, उससे वीडियो पास करके आप लिख लेंगे, क्योंकि मेरे बोर्ड में जगह कम है और सारी चीजें लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत एक क्रूशियल टाइम बचा है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो वीडियो पास करके मेरे एक एक शब्दों को ध्यान से लिख लीजिएगा कि कारण क्या था इस अवस्था में जो वृद्धि दर न्यूनतम थी। ठीक, अब दूसरी अवस्था में आते हैं। दूसरी अवस्था में जन्म दर उच्च रहती है, मृत्यु दर क्या होती है? कम हो जाती, घटती है। मृत्यु दर घट जाती है, या आप कम लिख लीजिए, मृत्यु दर कम हो जाती है। जब जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर क्या है? कम है, तो इसमें थोड़ा सा क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या वृद्धि थोड़ी क्या अति उच्च होगी। आप यहाँ मिल सकता है घटते दर से वृद्धि, घटते दर से वृद्धि, अर्थात जो मृत्यु है वो घट रही है और जनसंख्या तो रही बढ़ेगी। दरअसल क्या होता है, जब समाज दूसरी अवस्था में आता है, जब कोई समाज दूसरी अवस्था में आता है तो वह विकसित अपने मतलब विकासशील अवस्था में आ जाता है, यानी विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ने शुरू करता है। तो इस समय इसके पास खाद्यान्न की संकट समाप्त हो जाती है,
दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जन्म दर जो है उच्च रहती है और मृत्यु दर क्या होती है, घट जाती है। जन्म दर उच्च इसलिए रहती है क्योंकि अभी मानव की जो उच्च ज्यादा बच्चे पैदा करने की जो प्रवृत्ति होती है वो कम नहीं हुई होती है। दरअसल समाज जो है इतनी जल्दी से किसी वैज्ञानिक तथ्य को स्वीकार करने में असहज होता है कि दवा के माध्यम से हम किसी के मृत्यु को रोक सकते हैं, जब इस वाले अवस्था में समाज रहता है, दूसरी अवस्था में। तो जब तक वो समझता है तब तक उसकी जन्म दर जो है उच्च ही रहती है, तो मृत्यु दर दवा के प्रभाव से कम हो जाती है, सुविधाएं हो जाती हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, इन दोनों का अंतर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जो वृद्धि दर है वो अति उच्च हो जाती है। यही जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जनसंख्या विस्फोट की अवस्था जब भी पूछे तो द्वितीय अवस्था आप लगाएंगे। बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है, ऑप्शन दे देंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। आपको क्या लगाना है, द्वितीय अवस्था लगाना है। नोट, यही यानी दूसरी अवस्था। जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है। तो वर्तमान में अफ्रीका हमारी इसी अवस्था से गुजर रहा है। कौन सी अवस्था से गुजर रहा है, द्वितीय अवस्था से। वहां की नाइजीरिया में भयंकर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ठीक, अब एक चीज हम इसमें अवस्था में आपको लिखा देते हैं, करने के लिए आपको प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय दे करके यहाँ पर अवस्था का नाम लिख देता है। इसे कहते हैं उच्च अस्थायी अवस्था। इसको हम क्लियर कर देते हैं। पहला उच्च अस्थायी अवस्था, इसे कहते हैं उच्च अस्थायी अवस्था। इसे कहते हैं प्रारंभिक प्रारंभिक वर्धमान अवस्था। प्रारंभिक वर्धमान अवस्था। ठीक, दो अवस्था हमने आपको बता दिया है। एक मिनट, मेरा पेन गिर गया। ठीक, दूसरी अवस्था में विस्फोट की अवस्था आपको हमेशा याद रखना है। हम इसे रफ करते हैं, तीसरी अवस्था के ऊपर चलते हैं। अगर कुछ इसमें होता रहेगा तो हम आपको करवा देंगे। आप बेझिझक होकर के इस क्लास को देखिए कि इससे बाहर यदि कुछ आ जाए तो कहिएगा हमसे। मैं भी नेट क्वालिफाई हूँ, तो 14-15 वर्षों तो मैंने पेपर सॉल्व किया था प्रीवियस ईयर। आप भी सॉल्व करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा प्रश्न कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। कल मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब आप जमीन पर यानी दिल से मेहनत करेंगे सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बाकी सब अगर कोई कहे कि सफलता ऐसे मिल जाती है तो नामुमकिन है, तो का कभी कार लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सफलता आपकी पूरी तरह आपकी मेहनत में निर्भर करती है। अब आते हैं द्वितीय अवस्था। तीसरी तीसरी हमारी उत्तर वर्धमान अवस्था। उत्तर वर्धमान, वर्धमान की वृद्धि होती है, उत्तर वर्धमान अवस्था। उत्तर वर्धमान अवस्था, उत्तर वर्धमान अवस्था में क्या होता है कि हमारी तो जन्म दर उच्च थी, लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा विकसित क्या नाम है राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कोई समाज जब विकसित हो रहा है उसमें प्रवृत्ति क्या होगी, जन्म दर जो है घटने की प्रवृत्ति आएगी, क्योंकि वह शिक्षित हो रहा है, जागरूक हो रहा है।
और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है, समाज बिल्कुल शिक्षित अवस्था में आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, जन्म दर जो है, जन्म दर, मृत्यु दर, वृद्धि दर, वृद्धि, जो जन्म दर है वह भी कम हो जाएगा। मृत्यु दर, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता जो कम हो जाएगी। जो वृद्धि जो हो क्या होगी, वो लगभग स्थिर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो जाएगी। या फिर इसमें हम कर सकते हैं घटते दर से वृद्धि। कभी कभी आपको स्थिर न मिल करके आपको यह मिल सकती है घटते दर से वृद्धि, घटते दर से वृद्धि, क्योंकि पूरी तरह स्थिर नहीं होगी जनसंख्या, यहाँ थोड़ी बहुत अंतर रहता है ना, जन्म दर भी कभी ज्यादा रहता है, क्योंकि यदि जन्म दर कम हो जाए तो हमारा जो कार्यबल है वर्कफोर्स वाला वो कम हो जाएगा। घटे दर से वृद्धि, घटते दर से वृद्धि। वर्तमान में भारत, नोट कीजिएगा, प्रश्न यहाँ से बनेगा, भाई को नोट कर ले, स्टार भी लगा देंगे। वर्तमान में भारत थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज, वर्तमान में भारत थर्ड स्टेज के एवं फोर्थ स्टेज के प्रारंभ में है। लेकिन जब भी प्रश्न बने, अभी आपको उत्तर क्या लगाना है परीक्षा में, थर्ड स्टेज, इसको हाईलाइट कर लीजिए। जब भी प्रश्न पूछे भारत किस अवस्था में है, आपको थर्ड अवस्था में बताना है। मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दी, भारत चौथी अवस्था में प्रवेश कर चुका है 2020 के बाद से। ठीक, अब आती है चौथी अवस्था। फोर्थ स्टेज, इसका कारण भी मैंने बता दिया है कि उत्तर वर्तमान अवस्था में जन्म दर कम क्यों है, मृत्यु दर कम क्यों है, और जो वृद्धि है घटे दर से क्यों है। ठीक है, चौथी अवस्था में क्या होती है, जो जन्म दर है वह निम्न हो जाती है, निम्न, मृत्यु दर ये भी निम्न हो जाती है। सब देखेंगे कम है या निम्न है, दोनों में अंतर है, माने और घट रही है, कम हो जाती है। जो जनसंख्या है यहाँ पर स्थिर कर लीजिए। तीसरे में आपको लिखना है घटते दर से वृद्धि, स्थिर जो मैंने लिखा उसको काट दीजिए। चौथे में लिखना है जनसंख्या स्थिर हो जाती है। ठीक है, विकसित देश इसी अवस्था में आते हैं, सॉरी हाँ, विकसित देश जो है इसी अवस्था में आते हैं। दरअसल क्या होता है कि चौथे अवस्था तक आते आते राष्ट्र कोई देश या राष्ट्र जो है वह विकसित हो चुका होता है, और उसकी जो बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति होती है वो घट चुकी होती है, क्योंकि वह अधिकांश अपना पैसा रुपया सब कुछ जो है अपने ऐशो आराम में व्यतीत करता है, और टेक्नोलॉजी पर इतना भरोसा रहता है उसको कि कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इससे निपट जाएंगे। इसीलिए इस अवस्था में जन्म दर भी कम हो जाती है और मृत्यु दर कम हो जाती है। दरअसल इतने ज्यादा मतलब सुरक्षा के या फिर दवाइयाँ या फिर क्या कहते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता हो जाती है, व्यक्ति इतना ज्यादा जागरूक हो जाता है कि वह मृत्यु दर को लगभग कंट्रोल किए रहता है, कि उसकी जो जीवन प्रत्याशा है वो काफी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए क्या होता है कि जनसंख्या स्थिर हो जाती है, यानी लोग इधर जन्म दर भी कम है और उधर मृत्यु दर भी कम हो गई है, जनसंख्या स्थिर हो जाती है। अब आती है पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था को कहते हैं जनसांख्यिकीय वर्धन की अवस्था, जनसांख्यिकीय वर्धन की अवस्था अथवा जनसांख्यिकीय संहार, जनसांख्यिकीय
इसको ध्यान से पढ़िएगा, गलती होती पढ़ने में। जननांगिकी है, की है, जननांगिकी है, अपरदन की अवस्था, अपरदन की अवस्था। कभी कभी ऐसा शब्द घुमा के देता है जो इसको नहीं पढ़ रहा था वो गलत कर देता है। अथवा जनांगी नरसंहार, जनांगिकी, तो मैंने देखो गलत ऐलान किया, जनांगिकी है, जनांगिकी, यहाँ भी जनांगिकी है, नरसंहार। इसमें नर कीजिएगा, सिर्फ संहार देखिए। जनांगिकी संहार की अवस्था, इसमें क्या होता है कि जन्म दर जो है बिल्कुल कम हो जाती है, मृत्यु दर भी अति न्यून हो जाती है, और जनसंख्या ऋणात्मक हो जाती है। जन्म दर अति न्यून, अति न्यून, मृत्यु दर ये भी अति न्यून, अति न्यून हो जाती है। जनसंख्या क्या हो जाता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक, जनसंख्या ऋणात्मक हो जाती है। वर्तमान में जापान, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, आइसलैंड, जर्मनी, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं सब इसी अवस्था में आते हैं। उदाहरण आपको लिखना है, वहां से प्रश्न बनते हैं। एग्जाम्पल, जापान, जर्मनी, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, और क्या कहते हैं, सिंगापुर, सिंगापुर। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वह पांचवी अवस्था में आते हैं। इतने ज्यादा विकसित हो गए कि यहाँ जनसंख्या कम हो गई, इतनी कम हो गई है कि यहाँ पर कार्य बल जो हमारे वर्कफोर्स वाला जनसंख्या होती है, यानी 15 से 59 वर्ष वाली, वहां पर ये कम पड़ गई है। सारे काम ये लोग जो है मशीन यूज करने लग गए। ठीक, तो जनसंख्या की जो पांचवा अवस्था थी, हमने पांचवा अवस्था आपको बता दिया है, विथ रीजन भी बता दिया है। ठीक है, आपसे यहाँ पाकिस्तान पूछेगा, पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, इसी अवस्था में है, तीसरी अवस्था में। ठीक है, अब इसका हम आपको एक ग्राफ बना के दिखाते हैं, जो तब ज्यादा जो है आपको समझ आ जाएगा। दरअसल मेरे पास अभी माइक थोड़ा है नहीं, तो बोलना ज्यादा कट रहा है, जिससे बार बार गला स्लो हो जाता है, आवाज चिपक जाती है, ढंग से निकल नहीं पा रही है। आने वाले कुछ समय में हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको शेयर करिए, चैनल ग्रोथ करे, पैसा वैसा आए, तब भी थोड़ा सिस्टम बढ़ाएं अपना आगे। फिर मिलकर पढ़ाते हैं बढ़िया। चलिए हम आपको बता रहे हैं, एक ग्राफ देखिएगा। एक हम ग्राफ बना रहे हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विधि का, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का ग्राफ देखिए, फिर इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। टीचर का काम ही होता है सारी चीजों को स्पष्ट कर देना। ठीक है, जीरो
10, 20, 30, 40, 50, 60। यह है वृद्धि दर। वृद्धि दर, ये है अवस्था। अभी जो हमने पांचों अवस्था देखा था उसको हम ग्राफ करके आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कभी आप भी टीचर बनेंगे, डाटा तो आप याद कर लेंगे लेकिन जब समझ रहेगी ग्राफ की तभी तो आप बना पाएंगे, जरूरी है। पांच अवस्था इसकी बनाइए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और आगे बढ़ा दीजिए, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था। सर ये पेन थोड़ा बहुत लाइट चल रहा है, देखिए उसमें दिख रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, बहुत ही लाइट चल रहा है। 1, 2, 3, 4 और 5। इस ग्राफ को आप सभी बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि इसको मैं बहुत आसानी से समझा दे रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है। हमने अभी पढ़ा कि पहले देखो, यहाँ आपको संकेत दे देता हूँ, मैं काला पेन जो रहेगा, ये तो ब्लू है, नीला, नीला पेन से हम जन्म दर दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? जन्म दर। ये संकेत है आपका, नहीं तो आप घटा नहीं पाएंगे। और काला पेन से मृत्यु दर दिखा रहे हैं, मृत्यु दर। ठीक, अभी हमने कहा कि जो पहली अवस्था है, पहली अवस्था में हमारा जो जन्म दर है बहुत कम रहता है, और एक वृद्धि दर की लाइन रहेगी, वो भी मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। ये हमारी है वृद्धि रेखा, वृद्धि दर को हम लिख दे रहे हैं डॉट लाइन से, वृद्धि दर, ये डॉट डॉट रेखा से है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी है जन्म दर, ठीक, यह है हमारी मृत्यु दर। हमने पढ़ा अभी, ध्यान से समझेंगे इसे, हमने पढ़ा अभी पहली अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग समान रहती है। तो जन्म दर की रेखा देखिए एकदम सीधी है, और मृत्यु दर की दोनों सीधी है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक, ऊपर नीचे नहीं गई है। तो यानी पहली पहली अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान है, इसमें वृद्धि कोई होगी नहीं, तो हमारी जो वृद्धि रेखा है यह भी सीधी से चलेगी। हल्का सा उठा होगा, बहुत नाममात्र की वृद्धि होती है, ठीक है, यहाँ आ जाएगी। अब दूसरी अवस्था हमने पढ़ा कि जन्म दर जो है उच्च रहती है और मृत्यु दर कम हो जाती है स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण। तो अंतर इतना ज्यादा हो जाता है कि जनसंख्या विस्फोट की अवस्था आ जाती है। अब हमें क्या करना है कि जन्म दर हमारा क्या हो रहा है, जन्म दर हमारा वही उच्च ही है, लगातार जो था हमारा जन्म दर भी बना हुआ है दूसरी अवस्था पर, लेकिन हमारी जो मृत्यु दर है, दूसरी अवस्था में मृत्यु दर हमारी कम हो रही है, ठीक। जब हमारे मृत्यु दर की जो रेखा है घट रही है नीचे, मतलब मृत्यु दर कम हो रही है। जो वृद्धि दर है, वृद्धि रेखा है, विस्फोट हमारी इसी अवस्था में हुई थी, ये वृद्धि रेखा क्या करेगी, वृद्धि रेखा लगातार बढ़ती चली जाएगी। एक मिनट, थोड़ा हम सही कर देते हैं इसको। डॉट लाइन हमने बनाया है ना, हाँ, डॉट दिखाना है। ये हमारी वृद्धि रेखा है, ठीक है।
अब देखिए, इसके बाद तीसरी अवस्था में जब हम आते हैं, तीसरी अवस्था में हमारी मृत्यु दर भी कम होती है और जो जन्म दर है वह भी कम होती है। यानी जन्म दर को पहले हम कम करते हैं, जन्म दर को जो हम कम करेंगे, जन्म दर हमारी कम हो रही है और मृत्यु दर हमारी जो है वो ऑलरेडी कम है। मृत्यु दर हमारी क्या है, ऑलरेडी कम है, पहले से ही कम है। ठीक, अब वृद्धि जो दर है, अब तीसरी अवस्था में वृद्धि क्या है, बिल्कुल हल्की सी वृद्धि हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखेंगे इन दोनों रेखा को कंपेयर कीजिए। जन्म दर है ये, एक मिनट, जन्म दर ये है मृत्यु दर, हम आसानी समझते हैं, इसमें समय लगेगा थोड़ा। मृत्यु दर, जन्म दर की रेखा और मृत्यु दर की रेखा, तो दोनों के बीच देखिए अंतर कहाँ ज्यादा है। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर इससे भी कम है, यहाँ इससे कम है, यहाँ बिल्कुल कम है। सर्वाधिक अंतर आपको यहाँ मिल रहा होगा जहाँ पर दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से तीसरी अवस्था प्रारंभ हो रही है, न कि तीसरी अवस्था के अंदर चला गया है, यानी अभी ये दूसरी अवस्था में ही है। यानी जो जनसंख्या विस्फोट वाली अवस्था मानी है, ये रेखा, ये यही है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर सर्वाधिक अंतर है वही जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, यानी जहां पर मृत्यु दर एवं जन्म दर के बीच सर्वाधिक अंतर दिखाई दे रहा है। प्रश्न पूछ सकता है कि जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच सर्वाधिक अंतर प्रतिबिंबित करता है या परिलक्षित करता है। ऑप्शन दे देगा, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वर्धन की अवस्था, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको क्या उत्तर लगाना है, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था। हमने प्रश्न बनाकर आपको दे दिया है। ठीक, अब क्या करते हैं, हमने पढ़ा कि चौथी अवस्था में क्या होती है, जन्म दर और कम होती है, मृत्यु दर भी कम होती है। मृत्यु दर तो हमारी कम हो रही है, ठीक है, और जन्म दर भी कम हो रही है, इसको इस बढ़ाइए आगे, ये भी कम हो रही है। ठीक, अब जनसंख्या हमारी क्या हो रही है, जब जन्म दर मृत्यु दर दोनों कम है, जनसंख्या हमारी क्या करेगी, अब यहाँ से स्थिर बिल्कुल हो जाएगी। स्थिर जनसंख्या, यहाँ लिख दे रहे हैं स्थिर जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या। यहाँ लिख दे रहे हैं निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, यहाँ पर है कम मृत्यु दर, यहाँ पर कम जन्म दर, कम जन्म दर, यानी जन्म दर कम हो गई है। ठीक, इसके बाद निम्न हो गई है। अब यहाँ आएंगे तो मृत्यु दर हमारी पांचवी अवस्था हमने बताया, जिसमें जापान, सिंगापुर, जर्मनी है, और भी कम हो जाती है मृत्यु दर, यानी हमारी मृत्यु दर की जो रेखा है और कम हो गई, और जो जन्म दर है वह इससे भी कम हो गई, तभी तो जनसंख्या ऋणात्मक हो जाएगी। पांचवी अवस्था में क्या करते हैं कि मृत्यु दर तो कम है, जन्म दर उससे भी कम हो जाएगी, जिससे हमारी जनसंख्या क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, ऋणात्मक जनसंख्या, ऋणात्मक जनसंख्या। ठीक, अब यहाँ पर घटा दीजिए इसको, क्योंकि हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, घट रही है।
तो यह था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का जो ग्राफ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है। यह जिसको समझ में आया रहेगा वही आपको समझा सकता है। ब्लैक बोर्ड पर इतना आसानी से कोई बताएगा नहीं, जिसने आसानी से हमने आपको समझा दिया है। हमने आपको एक एक लाइन लिख करके स्पष्ट करके बताया है कि कब जनसंख्या बढ़ रही है, कब घट रही है। आपको हमने चारों अवस्थाओं पहले पढ़ाया, फिर इसको हमने ग्राफ पे बता दिया। उम्मीद है कि आप आज इस क्लास को बहुत ही बढ़िया से देखेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। सर थोड़ा देखिए अभी टाइम कितना बचा है, तो हम कुछ और पढ़ा दें। कितना मिनट हुआ अभी? तो आप लोग इस क्लास को देखिए, एंजॉय करिए और भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए। आपका भाई, आपका सर शिवम सर नेट क्वालिफाइड है ऑलरेडी, तो उनको पता है कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपको कितना पढ़ाना है। मैं जल्द ही आपका नेट का जो एग्जाम होने वाला है उससे पहले सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा। मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं भूगोल को सारे कॉन्सेप्ट को खत्म करता चला जाऊंगा। मेरे अनुपस्थिति में मेरे संतोष सर क्लास लेने के लिए तैयार है। कभी कुछ हुआ तो क्लास लेंगे। आप सब क्लास को एंजॉय कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अत्यधिक से अत्यधिक शेयर कीजिए। आप सभी का सपोर्ट को हमें आवश्यकता है, क्योंकि अभी हम नए हैं इस दुनिया में। तो आप सभी अपना प्यार सपोर्ट हमें देंगे तो हम आपके लिए कुछ और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।